Goal, nation's leading institute. हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्पॉट टेस्ट 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यहां पे सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस कैसा है। इसमें 53 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट है स्टूडेंट्स। चलिए तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं। तो क्या पूछ रहा है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 53 में? देखो, अकॉर्डिंग टू आईयूपीएससी नेमिंग के अकॉर्डिंग द करेक्ट इंक्रीजिंग प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। आपको कुछ फंक्शनल ग्रुप दे रखा है और आईयूपीएससी में जब हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं आईयूपीएससी सिस्टम में, तो उसमें इन ग्रुप्स की प्रायोरिटी का क्या ऑर्डर होगा, ये आपसे पूछा है। तो चलिए देखते हैं इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। सिंपल सा चीज है ये। तो इसमें जो सही आंसर होगा, आप देखिए ये COH सबसे ज्यादा प्रायर है, उसके बाद SO3H, उसके बाद कीटोन और उसके बाद C डबल बॉन्ड C। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रायोरिटी का ऑर्डर तो आपको याद ही रखना पड़ता है। ठीक है, अगर पॉलीफंक्शनल कंपाउंड होता है उसमें। ठीक है स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। ये 53 क्वेश्चन था, इसको इरेज कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके पास, ये क्वेश्चन नंबर 56। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 56 में क्या कह रहा है। 56 में है द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पूछा है, कैसे देखेंगे स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जो बेंजीन रिंग होता है उससे जो ग्रुप लगा है वो किसकी तरह बिहेव करेगा? जो रिंग है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है और वो इलेक्ट्रोफाइल पे जाके अटैक करता है। तो रिंग के अंदर जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी उतना ज्यादा रिएक्टिविटी होगा। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि रेट जो होगा ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब SE रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी के होगा ना, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ बेंजीन रिंग। या तुम ऐसे कह सकते हो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, क्योंकि स्टूडेंट्स रिंग से जितना ज्यादा डोनर ग्रुप लगा रहेगा, जितना अच्छा डोनर ग्रुप लगा रहेगा, रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी, तो रिएक्टिविटी उसकी उतनी ज्यादा होगी। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू EWG, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। स्टूडेंट्स, अगर एक्सेप्टर ग्रुप लगा रहेगा तो रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें अगर देखें तो क्या क्या दिया हुआ है, जरा ये देखिए। इसमें दिया है बेंजीन के साथ CH3 मतलब टॉलुइन, फिर सेकंड में है आपका सिंपली बेंजीन, थर्ड में देखें तो ट्राईफ्लोरोटॉलुइन, वो क्या हो जाएगा? तो बेंजीन में लगा दीजिए आप CF3, और फोर्थ में है बेटा एनिसॉल। एनिसॉल क्या हो जाएगा? OCH3। अब इन ग्रुप्स को देखो, जो जो ग्रुप लगा है, ये OCH3 प्लस M से डोनेट कर रहा है, ये CF3 माइनस I से खींच रहा है, ये CH3 हाइपर कंजुगेशन से डोनेट कर रहा है। तो रिंग में जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी उसकी रिएक्टिविटी SE रिएक्शन में उतनी ज्यादा होगी। इसलिए स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होगा वो कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट्स? एनिसॉल, प्लस M से डोनेट कर रहा है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा इसमें। तो एनिसॉल के बाद कौन सा होगा स्टूडेंट्स? टॉलुइन, टॉलुइन के बाद बेंजीन, और इसमें तो एक्सेप्टर लगा है तो सबसे लास्ट में ये आ जाएगा। तो देखिए क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो सबसे ज्यादा कौन सा था? एनिसॉल, मतलब D सबसे ज्यादा। ठीक है भाई, तो देखो D ये दो ऑप्शन में दे रखा है। उसके बाद कौन सा हो जाएगा? टॉलुइन मतलब A, उसके बाद B मतलब बेंजीन, और फिर C ट्राईफ्लोरोटॉलुइन। तो करेक्ट आंसर इसका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे हम लोग। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये देखिए 59 क्वेश्चन नंबर है आपके पास। नेक्स्ट क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 59 में? चलिए इसको भी अब समझने का कोशिश करते हैं। बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन दिया आपको, 1 मिथाइल साइक्लोपेंट और इसमें O3 और ZnH2O दिया। स्टूडेंट्स O3 ZnH2O जिंक भी दिया है, तो हम लोग क्लियर हो गए कि रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का केस है। अब कैसे बनाए प्रोडक्ट? तो पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं।
देखिए क्या दिया, साइक्लोपेंट 1 इन, तो पहले तो तुम साइक्लोपेंट 1 इन बना लो, कहीं भी डबल बॉन्ड दे देते हैं, साइक्लोपेंट 1 इन, और 1 पे स्टूडेंट मिथाइल भी है, तो देखिए मिथाइल बना दिए यहां पे। अब स्टूडेंट्स अगर इसका ओजोनोलिसिस किया जाए तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये हम लोगों को देखना है। चलिए करा देते हैं ओजोनोलिसिस। तो देखिए ये बॉन्ड को तोड़ेंगे, डबल बॉन्ड का दोनों बॉन्ड टूटेगा, एक डबल बॉन्ड ओ यहां पे लिखेंगे, एक डबल बॉन्ड ओ यहां पे लिखेंगे। अब इससे जो प्रोडक्ट बना उसको लिखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो इससे क्या प्रोडक्ट बनेगा उसको लिखते हैं। ये दोनों बॉन्ड तो ब्रेक हो गया, तो चलो यहां से लिखते हैं COH, ये देखो COH, इधर तो ब्रेक है, इधर से चलो, तो COH लिख दिया, ये वाला लिख दिया, CH2 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 CH2, और यहां पे क्या होगा स्टूडेंट, CO CH3, ऐसा हो जाएगा। चलो लिख देते हैं इसको, CO CH3 हो जाएगा। अब इसका नाम देखो क्या होगा, तो इसका अगर नेमिंग करोगे, इसका नेमिंग करोगे तो एल्डिहाइड मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन का चेन हो गया। तो ये जो 5 पे आपको दिख रहा है कीटो या ऑक्सो, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो क्या नाम लिखेंगे स्टूडेंट्स, 5 ऑक्सो, पेरेंट चेन कितने का है, 6 का, तो हेक्स, प्राइमरी सफिक्स एन और सेकेंडरी सफिक्स अल, तो 5 ऑक्सो हेक्सानल। तो देखो किस ऑप्शन में ये दे रखा है, तो सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, 5 ऑक्सो हेक्सानल। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, और चलिए देखते हैं नेक्स्ट कितना नंबर है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 62। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में क्या है। ये देखिए एक अल्कोहल दिया है और इसमें कॉन्क H2SO4 दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स ये कितना डिग्री अल्कोहल है, ये देखिए 1 2 3 कार्बन जुड़ा है, टर्सरी अल्कोहल है, टर्सरी अल्कोहल है, कॉन्क H2SO4 हीट दिया, मैकेनिज्म कौन सा फॉलो होगा स्टूडेंट्स, E1 फॉलो होगा कि नहीं, एसिड कैटालाइज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, E1 होगा। ठीक है भाई, तो E1 होगा फॉलो। तो सबसे पहले क्या होगा, ये प्रोटोनेट होगा, OH2+ बनेगा, और वहां से वाटर रिलीज करेंगे तो कार्बोकेटाइन। चलो पहले कार्बोकेटाइन बनाते हैं यहां से, तो देखो क्या बनेगा, तो CH3 CH CH3 C पे आ जाएगा प्लस, और फिर आपका C2H5 मतलब CH2 CH3 हो गया, और यहां CH3। अब इस कार्बोकेटाइन में सबसे पहले तुमको चेक करना पड़ेगा कि रीअरेंजमेंट इस कार्बोकेटाइन में होगा या नहीं होगा। चलो चेक करते हैं। अभी इसका हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन कितना है, तो 3 2 5 और 1 6, तो इसका 6 अल्फा H है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका 6 अल्फा H। अगर रीअरेंजमेंट करेंगे, प्लस को यहां लाएंगे, तो इससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा कि नहीं बनेगा, तो इससे ज्यादा स्टेबल बनेगा। एक बार करके देखो रीअरेंजमेंट, तो रीअरेंजमेंट करोगे तो यहां से H- का शिफ्टिंग होगा। क्यों स्टूडेंट्स, यहां पे कौन कौन सा ग्रुप है, H और CH3, तो H और CH3 में जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है वो किसका ज्यादा होता है, H का। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का जो ऑर्डर होगा वो सबसे ज्यादा H, फिर एराइल, फिर टर्सरी अल्काइल, सेकेंडरी अल्काइल, प्राइमरी अल्काइल, मिथाइल, इस तरह से होता है। तो चलिए H- का शिफ्टिंग कराते हैं, तो H- शिफ्ट, तो यहां से एक H- निकला, यहां आके चिपक गया, क्या बनेगा स्टूडेंट देखो, तो C से CH3 यहां पे प्लस आ गया, यहां से H- निकलेगा तो प्लस आएगा यहां पे, और ये H को यहां लगा दो, तो CH3 और CH2 CH3। अब इस कार्बोकेटाइन का देखो कितना हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन है, तो देखो पॉजिटिव सिग्मा 3, पॉजिटिव सिग्मा 3, पॉजिटिव सिग्मा 1, तो 7 हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन है। इसका 6 था, इसका 7 है, तो ऑब्वियस सा बात है उससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बना। तो ठीक है, रीअरेंजमेंट होगा। अब क्या करेंगे, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन तो बन चुका है। अब स्टूडेंट जो HSO4- होगा वो यहां से H को हटाएगा और डबल बॉन्ड लाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बना, C से 2 CH3, डबल बॉन्ड C से CH3 और C2H5, इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। तो देखो ऐसा ऑप्शन कहां पे दे रखा है, तो इस तरह का ऑप्शन आपको सेकंड ऑप्शन, देखिए सेकंड ऑप्शन यही दिया हुआ है,
ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 62 का करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? सेकंड ऑप्शन। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब आगे 65 दिख रहा है, तो अगले क्वेश्चन पे अब हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 ये आ गया हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 65 आसान सा क्वेश्चन है, एक बायोमॉलिक्यूल का क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट्स, आसान सा क्वेश्चन दिया, क्या कहता है? Which one of the following compounds contains, अब यहां पे ध्यान देने वाला बात क्या है? बीटा C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है स्टूडेंट्स, बीटा C1C4 सिर्फ रहता तब तो एक से ज्यादा ऑप्शन हो सकता था। बीटा C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पूछा है, ठीक है, तो किसमें होगा? अब देखो, सुक्रोज पहला ऑप्शन है। सुक्रोज में क्या होता है स्टूडेंट्स? सुक्रोज का जो आपका मोनोसेक्राइड होगा वो क्या क्या होगा? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। लेकिन इसमें C1C2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है। C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, और C2 ऑफ बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज, ये होता है। तो C1C2 ये तो हमको चाहिए नहीं भाई। सेकेंड ऑप्शन है एमाइलोज। एमाइलोज स्ट्रेट चेन पॉलीमर किसका होता है? अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का। इसमें तो बीटा कह रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं होगा। अब इसके बाद है, जैसे आंसर तो लैक्टोज होगा, माल्टोज को देख लो। तो माल्टोज जो होता है स्टूडेंट, C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज तो होता है, लेकिन अल्फा डी प्लस ग्लूकोज के बीच में, तो बीटा तो नहीं हुआ, तो ये भी ऑप्शन कट गया। करेक्ट आंसर इसका है लैक्टोज। लैक्टोज का जो दो मोनोसेक्राइड होगा, लैक्टोज क्या है स्टूडेंट्स? डाइसेक्राइड, मिल्क शुगर भी कहते हैं। तो इसका जो दो मोनोसेक्राइड होगा जिसके बीच में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज रहता है, वो कौन सा होता है? तो बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज। तो और C1C4 के बीच में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज रहता है। तो यही तो पूछा है आपसे कि किस में बीटा C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज प्रेजेंट होगा। तो करेक्ट आंसर हो गया लैक्टोज। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन नंबर 68 आपको दिख रहा होगा, यहां पे थोड़ा ऊपर इसको कर देते हैं। ये देखो आ गया आप 68। ओके चलिए, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 68 को देख लेते हैं। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाए। स्टूडेंट्स, आपको फिनॉल दिया और फिनॉल का रिडक्शन करने के लिए जिंक दिया। स्टूडेंट्स, फिनॉल में जिंक दे रिड्यूस करेगा तो ये OH हट के यहां H आ जाएगा, मतलब बेंजीन बनता है रिडक्शन करने से। ठीक है भाई, बना दिए बेंजीन। अब इसमें आगे क्या दिया है? ये देखो एसिटिक एनहाइड्राइड दे रखा है, मतलब बेंजीन में दिया CH3COO COCH3 एसिटिक एनहाइड्राइड, और साथ में दिया एनहाइड्रस AlCl3। फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन याद करो स्टूडेंट्स। बेंजीन में तुम RCOCl AlCl3 लो या एनहाइड्राइड और एनहाइड्रस AlCl3 लो, होगा क्या? यहां से इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। पहले डिटेल्ड मैकेनिज्म देखें तो ऑक्सीजन ये अटैक करेगा AlCl3 पे, ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा AlCl3 के साथ, इस तरह का कुछ। देखो थोड़ा डिटेल में अगर इसको देखें तो CH3COO COCH3 ऐसा है, AlCl3 के साथ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। कोऑर्डिनेट को अगर कोवेलेंट में तुम बदल दो, कोऑर्डिनेट को अगर कोवेलेंट में बदल दो तब इसको कैसे लिखोगे? देखो कोऑर्डिनेट को कोवेलेंट में बदल दोगे, ठीक है, O था ना यहां पे, तो AlCl3 यहां डोनर पे प्लस, एक्सेप्टर पे माइनस, फिर ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा क्योंकि O पे प्लस लेस स्टेबल है। तो यहां से क्या बना? इस पे प्लस आएगा, इस पे माइनस आएगा, तो CH3CO इस पे प्लस, और यही जो बना स्टूडेंट, ये किसकी तरह बिहेव करता है? ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, ठीक है ना। ये जो है CH3CO प्लस बना CH3CO प्लस, यही बिहेव करता है आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह। अब स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोफाइल बन चुका है, तो अब ये बेंजीन इस CH3CO प्लस पे अटैक करेगा तो क्या बना लेगा? बेंजीन के साथ लग जाएगा COCH3, और इसी का नाम क्या होता है स्टूडेंट्स? एसीटोफिनोन।
एसीटोफिनोन। तो देखो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, एसीटोफिनोन कहां पे लिखा हुआ है, ये देखो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, एसीटोफिनोन। तो सिंपल फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन का क्वेश्चन था। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो इसको इरेज कर देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब बढ़ेंगे। चलो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है इसके बाद। 71, ये देखो क्वेश्चन नंबर 71। तो क्वेश्चन नंबर 71 जो है ये क्या है, देखो मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। स्टूडेंट्स इसमें कुछ एमिनो एसिड का नाम दिया गया है और इसका ये 1 लेटर कोड दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो सिंपल सा एक चीज हो गया, ये याद रखने वाला चीज है। एनसीईआरटी में एक चार्ट बनाया हुआ है, उसमें इसेंशियल और नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड का भी चार्ट बनाया है कि कौन सा इसेंशियल और कौन सा नॉन इसेंशियल है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं, ये तो याद रखने वाला चीज है। 1 लेटर कोड जो होगा किसका कौन सा होगा। तो जैसे देखिए अर्जिनिन, अर्जिनिन आर से लिखते हैं हम लोग, एस्पार्टिक एसिड डी से, फिर ये एस्पैराजिन इसका हो जाएगा एन से, और एलानिन आपको पता है ए से। तो इसको ऑप्शन को मैच करो कौन से ऑप्शन में है। तो देखो ए का 4, फिर हो गया बी का 1, सी का 2, डी का 3। करेक्ट आंसर 4th ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सिंपल याद रखने वाला क्वेश्चन था। एमिनो एसिड लिख के दिया था और इसका 1 लेटर जो सब्स्टिट्यूशन वर्ड हम लोग कहते हैं वो दिया हुआ था कॉलम बी में। 3 लेटर सब्स्टिट्यूशन भी होता है, जैसे एलानिन तो ALA लिखा जाता है, ये 1 लेटर वाला दिया, तो इस तरह से हम लोग मिला लेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो अगेन ये 74 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है एसिडिक स्ट्रेंथ का, बट अच्छा क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट्स क्या कहता है, करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड। कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड दिया है, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा है। चलिए देखते हैं क्या है इसमें है चारों ऑप्शंस में। यहां ध्यान देना स्टूडेंट, ये जो ग्रुप्स लगे हुए हैं यहां जैसे Cl, NF3+, NO2 और Cl, इन सब का कौन सा इफेक्ट लगेगा ये पहले देखना। आपको पता होना चाहिए कि जो डोनर ग्रुप होता है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है और जो एक्सेप्टर ग्रुप होता है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, इंक्रीज करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां ये NF3+ -I से खींचा, Cl -I से खींचा, NO2 -I से खींचा, और अगेन यहां Cl दिया है, ये भी -I से पुल किया, खींचा। अब ये -I मतलब इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट के लिए आपको एक रूल याद रखना है, DNP रूल। स्टूडेंट सबसे ज्यादा प्रायोरिटी D फॉर डिस्टेंस को दिया जाएगा, उसके बाद नंबर मतलब कितना ग्रुप वो है, D से यहां क्या हो गया स्टूडेंट, डिस्टेंस, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी डिस्टेंस को देंगे, फिर नंबर को देंगे, और उसके बाद स्टूडेंट्स उसके पावर को दिया जाता है प्रायोरिटी, DNP डिस्टेंस, नंबर एंड पावर। मतलब अगर कोई ग्रुप नजदीक है तो उसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा माना जाएगा, पहली प्रायोरिटी डिस्टेंस की होगी। उसके बाद वो ग्रुप कितना है, नंबर उसका, उसको प्रायोरिटी दिया जाएगा अगर सेम डिस्टेंस पे है तो, और फिर उसका पावर देखेंगे। मतलब सबसे ज्यादा प्रायोरिटी स्टूडेंट किसको देंगे, डिस्टेंस को। ठीक है, चलो देखो ये जो Cl है ना स्टूडेंट, ये वाला Cl, रुको मैं पेन चेंज कर देता हूं। ओके देखो ये वाला जो Cl है ना, ये सबसे नजदीक है, COH उसके अगले ही कार्बन पे देखो ये लगा हुआ है। इसमें देखो COH के नेक्स्ट कार्बन पे लगा है, नेक्स्ट के नेक्स्ट कार्बन पे लगा है, यहां भी नेक्स्ट, ये नेक्स्ट कार्बन हुआ उसके नेक्स्ट पे लगा हुआ है। तो फर्स्ट ऑप्शन में जो क्लोरीन है ये सबसे नजदीक है कि नहीं। ठीक है, क्लोरीन का जो -I होगा वो कम होगा NF3+ से, लेकिन स्टूडेंट क्योंकि क्लोरीन नजदीक है, यहां पे सबसे नजदीक है, इसलिए उसका -I सबसे ज्यादा लिया जाएगा। और सबसे ज्यादा -I होने के कारण जो एसिडिक स्ट्रेंथ का बात करोगे तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका हो जाएगा स्टूडेंट्स, A का, क्योंकि -I उसका सबसे ज्यादा लिया जाएगा, क्यों, सबसे नजदीक है। इसके बाद NF3+, NO2 और Cl, इन तीनों का डिस्टेंस सेम है। अब स्टूडेंट्स इन तीनों का डिस्टेंस अगर सेम है, नंबर तो एक एक ही है तीनों, तब इसका पावर देखा जाएगा। तो -I का अगर ऑर्डर देखोगे इन तीनों में, तो NF3+ सबसे स्ट्रॉन्ग -I होगा, उसके बाद NO2 होगा,
और फिर Cl होगा। इन तीनों में अगर देखें तो अकॉर्डिंगली एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर लिखोगे वो क्या लिखोगे, तो A के बाद, रुको इसको, ये अलग था, ये -I का हम लोग लिखे थे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा A। अब देखो NF3+ किस में लगा हुआ है, तो B में लगा हुआ है, तो A के बाद कौन सा आ जाएगा स्टूडेंट, B। इसके बाद देखो NF3+ के बाद NO2 किस में लगा है, C में, और सबसे लास्ट में ये Cl वाला D। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का जो आंसर हो गया वो हो जाएगा A, B, C और उसके बाद D। चलो देखते हैं कौन से ऑप्शन में दे रखा है, A, B, C और D। ये देखो सेकंड ऑप्शन में A, B, C और D लिखा हुआ है, तो करेक्ट आंसर इसका सेकंड ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा क्वेश्चन था, इसमें DNP रूल लगाना था। चलो अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। 74 तो हो गया, इसको इरेज कर देते हैं और आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 80। एसर्शन रीजन का एक क्वेश्चन दिया है, चलिए देखते हैं क्या कहता है इसमें। कहता है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज वीकर एसिड देन पैरानाइट्रोफिनॉल। मतलब ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो है वो पैरानाइट्रोफिनॉल से वीकर एसिड है। चलिए एक बार ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल बना लेते हैं। तो देखो स्टूडेंट, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल अगर बनाओगे, देखो यहां पे हो गया OH और ऑर्थो पे N डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। अब इसमें ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। कैसे, देखो यहां पे देखो O पे क्या है स्टूडेंट, डेल माइनस, इस O पे भी क्या है, डेल माइनस, H पे क्या है, डेल प्लस। तो ये देखो बना ना इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन यही अगर पैरानाइट्रोफिनॉल में देखोगे तो ऐसा कोई भी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा। स्टूडेंट ये जो पैरानाइट्रोफिनॉल है, ऑब्वियस सा बात है, इतना दूर में तो कोई इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा। तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होने से होगा क्या, इस हाइड्रोजन को होल्ड करके रखा है, निकलने ही नहीं देगा आसानी से। और हाइड्रोजन आसानी से अगर नहीं निकला, H+ नहीं दिया इजीली, इसका मतलब वीक एसिड हो गया। क्वेश्चन तो आपसे वही कह रहा था कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल वीकर एसिड होगा पैरानाइट्रोफिनॉल से। इसका मतलब ये आपका करेक्ट हो गया एसर्शन। और रीजन का बात करो तो क्या लिखा है, देखो इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग डिक्रीज एसिडिक नेचर ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। बिल्कुल सही, यही तो हम लोग बात की अभी। इसका मतलब एसर्शन भी राइट है, रीजन भी राइट है, और ये रीजन एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, देखो बोथ A एंड R आर ट्रू, नहीं ये नहीं, चौथा देखो बोथ A एंड R आर ट्रू और R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। मतलब थर्ड ऑप्शन जो है स्टूडेंट्स, ये इसका करेक्ट होगा। एसर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, और रीजन जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो आगे बढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। देखिए आपके पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 83। चलिए तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 83 को। आसान सा क्वेश्चन है, देखिए क्या कहता है। एक रिएक्टेंट दे रखा है आपको और HNO3+ H2SO4 साथ में दे रखा है। स्टूडेंट्स HNO3+ H2SO4 नाइट्रेशन का रिएजेंट है, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल इसमें क्या बनता है, NO2+, ये इसका इलेक्ट्रोफाइल बनता है, ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रोफाइल बना। अब इसमें बेंजीन के साथ दो डोनर ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, बेंजीन के साथ दो डोनर ग्रुप लगा है। एक यहां देखो तो CH3 लगा है, यहां 3 अल्फा H है, और इस आइसोप्रोपाइल में 1 अल्फा H। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, इसका +I ले लेते हैं, जो कि गलत है। डोमिनेटिंग इफेक्ट हाइपर कंजुगेशन होगा। तो ये CH3 3 अल्फा H से डोनेट कर रहा है और ये 1 अल्फा H से डोनेट कर रहा है। तो बेंजीन रिंग के साथ दो डोनर ग्रुप है, तो जो बेटर डोनर ग्रुप होगा उसके करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैच होगा। तो बेटर डोनर ग्रुप कौन सा हुआ, CH3। तो इसके ऑर्थो या पैरा पे NO2 लगेगा। तो पैरा तो ब्लॉक है, पैरा तो इसका ब्लॉक्ड है, तो कहां लगेगा, ऑर्थो पे। तो देखो ऑर्थो पे किसमें NO2 लगा है, CH3 के ऑर्थो पे। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन में इस CH3 के ऑर्थो पे NO2 ग्रुप अटैच किया हुआ है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 86। 86 कैसे सॉल्व करें, चलो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ है, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा बनाना पड़ेगा हम लोग को। C से 3 CH3 दिया हुआ है, ठीक है, C से 3 CH3 बना लिए। फिर सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें H2O और H+ दिया है, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो पहले H प्लस दोगे, H प्लस दोगे तो पाई टूटेगा, यहां पे H, यहां प्लस आएगा, कार्बोकेटाइन जहां ज्यादा स्टेबल हो। ठीक है, तो क्या बना यहां से देखो, C से CH3 CH3 CH पे प्लस और CH3 H प्लस ऐड किए। अब क्या होगा स्टूडेंट, रीअरेंजमेंट अगर होना होगा तो रीअरेंजमेंट कराएंगे, यस होगा। तो यहां से CH3 माइनस का शिफ्टिंग कर दो, CH3 माइनस शिफ्ट, तो एक CH3 यहां से उठेगा, यहां आ जाएगा, तो इस कार्बन पे प्लस आएगा। तो देखो C से 2 CH3 बचा, प्लस आ गया, 2 CH3 बचा, प्लस आया, और ये CH3 माइनस को यहां लगा दो, तो सिंगल बॉन्ड CH CH3 और CH3 ये बन गया। ये मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब अगर इसमें वाटर का अटैक करा दो, वाटर का अटैक करा दो, तो यहां क्या लग जाएगा, OH, तो CH3C CH3OH, और फिर क्या होगा स्टूडेंट, CH से 2 ठो CH3। अब अकॉर्डिंगली ऑप्शन चेक करो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो देखो फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, C से 2 CH3, OH भी है उससे, फिर CH से 2 CH3, मतलब करेक्ट आंसर इसका 86 का फर्स्ट ऑप्शन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो इसको इरेज कर देते हैं और देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 90। चलिए 90 क्वेश्चन में क्या कहता है, देखिए द नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, एक कंपाउंड दिया उसका स्टीरियो आइसोमर कितना होगा ये पूछ रहा है। देखो स्टूडेंट होता क्या ना, जैसे इस कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल भी हो रहा है और 2 कायरल सेंटर भी है। ठीक है, मतलब ज्योमेट्रिकल भी हो रहा है, ऑप्टिकल भी हो रहा है। स्टूडेंट्स रूल क्या है कि अगर कायरल सेंटर और ज्योमेट्रिकल सेंटर अलग अलग हो, अगर कायरल सेंटर और ज्योमेट्रिकल सेंटर दोनों अलग अलग हो, तो नंबर ऑफ GI, ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ GI इंडिपेंडेंट होता है ऑप्टिकल के, बट ऑप्टिकल आइसोमर का जो नंबर होता है वो GI पे डिपेंड करता है। इस चीज को एकदम ध्यान रखना। तो एक डबल बॉन्ड है तो GI का नंबर अगर बोले तो GI का नंबर 2 ही होगा, एक डबल बॉन्ड के अबाउट। ठीक है, एक डबल बॉन्ड है तो GI का नंबर जो होगा वो 2 होगा। ऑप्टिकल आइसोमर का नंबर कैसे निकालोगे, तो तुम ऐसे सोचो, 2 कायरल सेंटर है, डी सिमिलर कायरल सेंटर है, ऐसे कितना ऑप्टिकल आइसोमर बनता अगर GI नहीं होता तो 2 स्क्वायर 4 बनता कि नहीं, लेकिन उस 4 को तुम इस 2 से मल्टीप्लाई कर दो 8। क्यों, क्योंकि वो जो 4 बना इधर सिस और ट्रांस भी रहेगा, तो 4 उस सिस के साथ, 4 उस ट्रांस के साथ, तो 4 इंटू 2, सीधा आंसर लिखने के लिए सीधा मल्टीप्लाई कर दो तुम, तो 4 इंटू 2 कितना हुआ, 8 ऑप्टिकल आइसोमर। और इसका स्टीरियो आइसोमर में ये नहीं कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल को ऐड कर दिए, ये जो ऑप्टिकल आया ना स्टूडेंट 8, इसमें ऑलरेडी वो ज्योमेट्रिकल वाला इंक्लूडेड रहेगा, इसलिए स्टीरियो आइसोमर का नंबर भी 8। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और इसका आंसर हो जाएगा 8, करेक्ट आंसर 4th ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसा पहले जेई मेन में भी पूछा हुआ है क्वेश्चन। चलिए, तो ये था क्वेश्चन नंबर 90, इसको इरेज कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास वो देखिए क्वेश्चन नंबर 92 है। 92 में क्या है देखते हैं। द कंपाउंड इज नॉट कायरल, इसमें से कौन सा कंपाउंड कायरल नहीं है, चलिए स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। 1 क्लोरोपेंटेन, तो देखो CH2Cl ये 1 क्लोरोपेंटेन बन गया, इसमें कहीं कोई कायरल सेंटर नहीं है, तो ये कहां से ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो कहता है कौन नहीं है कायरल, स्टूडेंट कायरल सेंटर नहीं बोल रहा है, कायरल, कायरल माने ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये कहता है कि कौन सा कायरल नहीं है, इसमें तो कहीं कोई कायरल सेंटर नहीं है, तो ऑप्टिकली एक्टिव कहां से होगा, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट। बाकी सब में देख लो, सब में एक एक कायरल सेंटर तो बनेगा ही कम से कम, तो इसलिए ये सभी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये कायरल नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो आसान सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखो 95 आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 95। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 95 में। 1 ब्यूटाइन, चलिए 1 ब्यूटाइन बना लेते हैं, तो CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, 1 ब्यूटाइन। ठीक है, अब इस 1 ब्यूटाइन का रिएक्शन किससे दे रखा है, रिएक्ट्स विथ NaNH2, ठीक है करा देते हैं।
तो ये जो NaNH2 का NH2 माइनस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ये वीकली एसिडिक H को भी रिमूव करेगा। तो H प्लस हटा दिया तो C पे माइनस आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो क्या लिखें यहां पे, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C पे माइनस, Na प्लस लिखना है, Na प्लस लिख दो। अब इसका रिएक्शन कहता है कि गिव्स X, ये X हो गया, ठीक है ना। अब इसका रिएक्शन किससे कराना है, इथाइल आयोडाइड से। तो इथाइल आयोडाइड क्या हो गया स्टूडेंट, CH3 CH2I। एक मिनट रुको, देखो क्या बना था, CH3 CH2, इसके बाद सिंगल बॉन्ड C, ठीक है, फिर ट्रिपल बॉन्ड C पे माइनस था, ठीक है। और यहां पे क्या दिया हुआ था स्टूडेंट, CH3 CH2I ऐसा दिया हुआ था। तो ये जो है अब न्यूक्लियोफाइल की तरह इस कार्बन पे अटैक करेगा और आयोडीन को रिमूव कर देगा। क्या प्रोडक्ट बना स्टूडेंट्स, SN2 हुआ यहां पे। तो CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C, और इससे क्या लग गया, CH2 CH3, इससे लग गया CH2 CH3। इस प्रोडक्ट का क्या नाम होगा, देखो 1 2 3, 3 पे ट्रिपल बॉन्ड है, 4 5 6, टोटल 6 कार्बन है, तो 3 हेक्साइन ऐसा देखो कौन से ऑप्शन में दिया है, 3 हेक्साइन या हेक्स 3 आइन, ये देखो सेकंड ऑप्शन हेक्स 3 आइन ऐसा दिया है। तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो गया स्टूडेंट्स, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और कौन सा है। तो 95 था ये, वाई उसमें पूछ रहा था, वाई निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर हम लोगों को जो नेक्स्ट दिख रहा है अब है 98। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 98 में द पॉसिबल रिएजेंट X फॉर द फॉलोइंग गिवन रिएक्शन, कहता है कि इसमें से कौन सा रिएजेंट पॉसिबल है इस कन्वर्जन के लिए। स्टूडेंट्स ध्यान से इस रिएक्शन को देखो, हुआ क्या है, रिएक्टेंट को देखो और प्रोडक्ट को देखो, खुद से क्लियर हो जाएगा क्या होगा। यहां CH डबल बॉन्ड CH2 है, यहां पाई को तोड़ दिया और इस वाले कार्बन पे OH लगाया, यहां H लगा हुआ है, यही हुआ है ना चेंज। अब इसका पॉसिबल रिएजेंट क्या होगा स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये थर्ड होगा, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। क्यों स्टूडेंट्स, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो कैसा बनाते हैं, वैसा ही प्रोडक्ट बनाएगा। देखो हाइड्रेशन का तो मेथड है ही ये, तो हाइड्रेशन से ये कैसा प्रोडक्ट बनाता है, तो ऐसा ही प्रोडक्ट बनाएगा ताकि लगे कि मार्कोनिकॉफ से H2O का एडिशन हुआ है, ठीक है। कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता है OMDM में, मतलब कोई रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स ये जो प्रोडक्ट बनाया ये तो वैसे ही किया है, सिंपली कोई कार्बोकेटाइन बना नहीं। अगर कार्बोकेटाइन बनता तो रीअरेंजमेंट होता, ये CH3 का शिफ्टिंग होता या फिनाइल, जो भी फिनाइल का शिफ्टिंग होता, ठीक है स्टूडेंट्स। रीअरेंजमेंट होता अगर तो क्या ऐसा प्रोडक्ट बनता, ध्यान से समझो। अगर इसमें अगर तुम डाइल्यूट H प्लस और H2O के बारे में सोचो थोड़ा सा, अगर डाइल्यूट H प्लस और H2O लोगे तो पाई टूटेगा, यहां H यहां प्लस आएगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, तो रीअरेंजमेंट होगा। अब रीअरेंजमेंट होके फिर से यहीं पे थोड़ी ना लगेगा OH, इसका मतलब डाइल्यूट H प्लस और H2O है नहीं, क्यों हम लोग रीअरेंजमेंट करें और कार्बोकेटाइन बनाएं। सीधा सा बात है कि ये पाई ब्रेक हुआ है और यहां पे OH लगा है, कार्बोकेटाइन बनता तो रीअरेंजमेंट होता, तो फर्स्ट आंसर होगा नहीं। अब इन दोनों में यहां पे जुड़ा, मतलब सोचो कि जस्ट लाइक मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग जुड़ा, इसका मतलब ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन हुआ होगा। एक ऑप्शन देखो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन भी दिया हुआ होगा इसमें, BH3THF वाला, लेकिन वो क्यों नहीं होगा, उससे जो प्रोडक्ट बनता है वो ऐसा फील होता है कि एंटी मार्कोनिकॉफ से एडिशन हुआ है, लेकिन इसमें तो वैसा बात नहीं है, ठीक है। तो इस CH पे OH क्योंकि लगा, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। ये था क्वेश्चन नंबर 98। ये था स्टूडेंट्स आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सारा क्वेश्चन। आई थिंक आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।